नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर के बावजूद डबल इंजन की सरकार के बावजूद, योगी मोदी के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं है जितनी कि गोदी मीडिया आजकल इसे प्रोजेक्ट कर रही है। खासकर आज जो शो था इंडिया गठबंधन का, बीजेपी के गढ़ में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेकर आगरा तक, और खासकर आगरा में जिस तरह की भीड़ उमड़ी अखिलेश को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, वो जो भीड़ थी, वो जो रिस्पांस था अलीगढ़ से आगरा तक, बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। चुनाव से महीने भर पहले ये संकेत अच्छे नहीं। क्यों नहीं है, ये आगे बताऊंगा। अब बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्टेट, अगर लोकसभा की सीटों की आप बात करें, 80 सीटों में अभी भी 30 सीटें, 30 सीट्स ऐसी हैं जो रेड जोन में। अब रेड जोन का मतलब है कि ये सीटें फंसी हुई हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को इन सीटों को लेकर तरह तरह के संशय हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। अब अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखें दोस्तों, तो 2 ऐसे एरिया हैं, बल्कि 2 बेल्ट हैं जहां पर बीजेपी वीक पोजीशन पर है। एक बेल्ट आप कह लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट यूपी कह सकते हैं आप, जिसमें सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, उसमें अमरोहा है, मुरादाबाद, और नीचे अगर आप आएँ तो बदायूं तक, बल्कि अगर उससे थोड़ा और नीचे आएँ तो इटावा, मैनपुरी तक। ये जो एक बेल्ट है पूरी, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सी सीटों पे 30%, 32%, 35%। और अगर एक बेल्ट आप और देखें पूरब की तरफ, खासकर मोदी जी जहाँ से लड़ते हैं चुनाव, बनारस, उसके आसपास आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से लेकर आप अंबेडकर नगर और इलाहाबाद से होते हुए रायबरेली तक, ये जो एक बेल्ट है पूरब की और एक बेल्ट पश्चिम की, यहाँ पर अगर घमासान हुआ, अगर दोनों तरफ से आप कह सकते हैं जबरदस्त लड़ाई हुई, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो इन 2 बेल्ट में कुछ भी हो सकता है। ये मेरा मानना नहीं है, ये बीजेपी का आंकलन है, बीजेपी का असेसमेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम एक मुश्त एन ब्लॉक अगर इंडिया को वोट देता है, बंटता नहीं है, तो बहुत कुछ हो सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम टोटल वोट का 19 to 20% है और कई सीटों पे 30% से ज़्यादा है, पूरी तरह से निर्णायक है। तो ये अगर वोट एन ब्लॉक जाता है, उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा मायावती का वोट टूटता है, यादव और कई जातियां एक साथ इंडिया के पीछे आती हैं, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सही है, तो ये इंडिया गठबंधन का आकलन है कि 25-26 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते से छीनी जा सकती हैं। ये एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि 80 सीटों वाले अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी खिसक कर 60 के नीचे 55 के आसपास आई, तो फिर ये 25 सीटों का नुकसान देश से उसकी भरपाई कहाँ होगी? किस राज्य से 25 सीटों की मोदी जी भरपाई करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं बीजेपी रियलाइज कर रही है। अब दोस्तों, सवाल यहाँ एक और है कि क्या अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह, उत्तर प्रदेश की इस स्थिति को भांप रहे थे? क्या इस असलियत से वो वाकिफ थे? और इसीलिए एक समय ऐसा भी था महीने भर पहले, जब वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर प्रेशर डाल रहे थे कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से परहेज करे। चाचा पर दबाव था, और आखिर वो क्या बात थी कि चाचा के सलाह को अलग थलग करके अखिलेश आगे बढ़ के साइकिल लेके, और उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया। उसके पीछे क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अमित शाह ये भी चाह रहे हैं कि मायावती ना सिर्फ अकेले लड़ें, क्योंकि अब हो सकता है वो मुसलमान को बांटने में कामयाब ना हो, तो किसी और पार्टनर को हाथी पर बैठाना चाहते हैं। क्या ओवैसी को वो हाथी पर बैठाना चाहते हैं? बहन जी के हाथी पर ओवैसी को बैठाना चाहते हैं। और अगर ओवैसी और मायावती आते हैं तो क्या 4-5% मुस्लिम वोट पर डेंट लगेगा? ऐसा कुछ हो सकता है? या मुस्लिम इस बार एक मुश्त जाएगा? इस बार वो
डिसाइसिव फैसला लेगा मुस्लिम यूपी में, इस पर भी बात होगी। और एक चीज़ और कि जयंत चौधरी जो 19 जनवरी तक अखिलेश के साथ थे, जिन्होंने 7 सीटों पर समझौता भी कर लिया था अखिलेश के साथ, आखिर फिर ये दोस्ती क्यों टूटी? क्या एक एक सीट के लिए अमित शाह और मोदी यूपी में संघर्ष कर रहे हैं? और सिर्फ बागपत की सीट के लिए, 2 सीटों के लिए उन्होंने जयंत चौधरी को भी तोड़ लिया। क्या एक एक सीट पर लाले पड़े हुए हैं? क्या एक एक सीट पर बीजेपी स्ट्रगल कर रही है या बाजी अपने हाथ में रखना चाहती? एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। जयंत चौधरी पर भी बात करूंगा। अब दोस्तों, अमित शाह चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम स्प्लिट हो जाए, अगर मुस्लिम को थोड़ा बहुत बांटा जा सके, भले ही 4%, 5%, तो इसका एडवांटेज बीजेपी को होगा। इसी तरह से जो यादव वोट है, इसको थोड़ा स्प्लिट कराया जाए, और जो एंटी बीजेपी वोट है, आप कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी वोट, जो फ्लोटिंग वोट हो सकता है, वो बीजेपी चाहती कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन को एन ब्लॉक, एक मुश्त ना जाए। ये उनकी स्ट्रैटेजी, और भी कई स्ट्रैटेजीज हैं। और मुझे लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत हद तक मोदी जी की जीत और हार डिसाइड करेगा। एक आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही डिसाइड करेगा कि अगर 80 में से 70 सीट ले गए, 80 में से 75 सीट ले गए अगर मोदी जी, तो फिर गिनती का कोई मतलब नहीं है 2024 की। लेकिन अगर ये सीटें कम हो रही हैं, ये 60 के नीचे जा रही हैं, तो चुनाव इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। चुनाव कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगी। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य में? 2 एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर रविकांत हैं जो बैंगलोर से जुड़ रहे हैं, और हिसाम सिद्दीकी हैं। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है और ख़ासकर जो मुस्लिम समीकरण है उसके एक्सपर्ट हैं। आप हिसाम सिद्दीकी के पास चलते हैं, प्रोफेसर रविकांत के पास चलते हैं, और देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर रविकांत से है। रविकांत साहब, ये आज जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ मिले, प्रियंका गांधी भी आई, एक जो माहौल बनने लगा है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि ये माहौल चाणक्य को अच्छा नहीं लगा। अमित शाह चाहते थे कि ये अलायंस ना हो। उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल को समझाने की कोशिश भी की, और चाचा ने भतीजे को भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली ये अलायंस हो गया। आपको क्या लगता है कि ये जो अलायंस है, ये 20-25 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है बीजेपी को? दीपक जी, पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव ने संभवतः पहली बार ये बहुत उचित कदम उठाया है अपने सियासी जीवन में, जितना मैं समझता हूं उनको। दूसरा ये कि नैरेटिव जो बीच में बनने लगा था नीतीश कुमार के जाने के बाद, जयंत चौधरी के जाने के बाद, कि इंडिया अलायंस बिखर चुका है और अब मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। इस अलायंस ने, और वो सूबा जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर के जाता है पार्लियामेंट में, जो दिल्ली की गद्दी को तय करता है, वहां पर इस अलायंस का होना एक तो नैरेटिव के स्तर पर इंडिया अलायंस को मजबूत करता है, और दूसरा अगर आप अंक गणित में देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो 62 प्लस 2 यानी 64 सीटें थी, इस बार कम से कम 2 दर्जन सीटों पर अभी से दिख रहा है ये चीजें आगे बढ़ेंगी। 2 दर्जन सीटों पर तो स्थिति ये है कि अभी कई कदम आगे ये अलायंस खड़ा होते हुए दिख रहा है, और खास करके उन सीटों पर जहां पे यादव और मुस्लिम बड़ी तादाद में है, जहां पे आपका जो अति पिछड़ा नॉन जाटो दलित आपको दिखेगा, वहां पे राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, और अभी तो खड़गे जी को आना है, इसलिए मैंने कहा कि अभी जो दिख रहा है इसमें प्लस होना है। शाम साहब, अब जब आप सामने आई गए हैं कैमरे के, तो मुझे लगता है एक सवाल तो लाजमी है आपसे पूछना, और आपके अलावा इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता, और वो सवाल है मुसलमानों पर, यूपी के मुसलमानों पर, जिस पर आपकी 40 साल की रिसर्च है। क्या मुसलमान इस बार बटेगा नहीं? क्या मुसलमान इस बार
मायावती की तरफ या किसी और पार्टी की तरफ नहीं जाएगा? क्या मुसलमान उत्तर प्रदेश का 20% से ज्यादा है, डिसाइसिव है? क्या मुसलमान मुद्दतों के बाद एक मुश्त वोट करने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? सीधा सवाल है आपसे। बिल्कुल नहीं बटेगा, एक भी नहीं बटेगा। और इसके बावजूद कि मैं फिर कह रहा हूं, एक बार मैं पहले कह चुका हूं, मेरी इत्तला ये है कि अमित शाह के दबाव में ओवैसी और मायावती गठबंधन करेंगे और मायावती ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारेंगी, लेकिन कोई मुसलमान बहकने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि खाली मुसलमान ही नहीं, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, इन सब के लिए जीने बढ़ने का सवाल है कि अगर अगली तीसरी बार मोदी आ गए तो देश में संविधान रहेगा ना ये बिरादरी के लोग रह पाएंगे। तो असल मसला वो है, मसला ये नहीं कि एनडीए या इंडिया गठबंधन। दूसरी बात, एक बार यहाँ टोक रहा हूं मैं अगर आपको, मैं टोकना चाह रहा हूं जरा सा। मान लीजिए कि मायावती ने पैसे के दम पर, अमित शाह की बैकिंग पर, और ओवैसी साहब जो शेरवानी पहनते हैं और जो दाढ़ी रखते हैं चेहरे पर, इन सबके बीच मजबूत मुसलमान खड़े कर दिए, दाढ़ी वाले मुसलमान, ओवैसी वाले मुसलमान, तो वो मुसलमान तो वोट काटेंगे ना हिसाम भाई, या वो भी नहीं काट पाएंगे? दीपक, हिस्ट्री रही है देश की और उत्तर प्रदेश की कि मुसलमानों ने दाढ़ी वालों को तो अपना लीडर कभी मानी नहीं। मुसलमानों ने तो जाफर शरीफ को माना, उनके दाढ़ी नहीं थी, बाद में रखी थी उन्होंने। मुसलमानों ने अपना लीडर गुलाम नबी को माना, उनके दाढ़ी नहीं थी। मुसलमानों ने अपना लीडर हेमोदी नंदन बहुगुणा को माना, उनके दाढ़ी नहीं थी। मुसलमानों ने अपना लीडर मुलायम सिंह यादव को माना, उनकी दाढ़ी नहीं थी। मुसलमानों ने अपना लीडर चौधरी चरण सिंह को माना, वो दाढ़ी नहीं रखते थे। तो ये जो दाढ़ी वाले आएंगे, ये तो इनकी तो, जिसको अब हिंदी में बहुत खराब लफ्ज है कि जलील होकर जाएंगे। कहा कि इस वक्त जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो मुसलमान इस तरह आएगा, कॉमन मुसलमानों में और हिंदुओं में, दोनों में सीधा मैसेज जाएगा कि ये आदमी पैसा लेकर के मुसलमानों के वोट काटने आया है, जो गलत है, इसको वोट नहीं देना है। ये है पोजीशन। तो आपको लगता है कि ओवैसी आखिरी वक्त पे कदम पीछे खींच लेंगे? क्योंकि वो ओवैसी कहते हैं कि आज की तारीख में वो कौम के सबसे बड़े मसीहा हैं। कौम के मसीहा तो वो कभी नहीं थे, ना कभी हो सकते हैं। वो अपने मसीहा हैं बस। 8 सीटें जीते हैं तेलंगाना में। वो अगर कौम के मसीहा होते तो सबके साथ मिल करके गोशा महल सीट, जहां वो रहते हैं, जहां उनका सारा कारोबार है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां मेडिकल कॉलेज है, वो सीट डी राजा सिंह कैसे जीत सकता था अगर वैसे में इतना ही दम था? नहीं, चलिए, आपने आपने ओवैसी साहब के बारे में जो नकाब है वो खींचा है आपने। मैं आ रहा हूं आपके पास हिसाम साहब, जरा रविकांत साहब के पास चलते हैं। रविकांत साहब, आप तो लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ से कुछ दूरी पर अयोध्या है और पूरा पूर्वांचल जो है आपकी हथेली पर है। ये जो राम मंदिर है, क्या इसका बहुत असर है, बीजेपी को फायदा है, या धीरे धीरे आस्था का सवाल जरूर है लेकिन वोट का सवाल नहीं हो पा रहा? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी को बहुत बेनिफिट नहीं हुआ? जो अमित शाह या मोदी सोच रहे थे कि ये ट्रम्प कार्ड होगा, ऐसा नहीं है क्या? भगवान राम ने मोदी के वोट बैंक को से थोड़ा सा दूर हट गए, मर्यादा पुरुषोत्तम? आपने जो आखिरी में जो शब्द इस्तेमाल किया ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अगर इसी पर आऊं तो राम का अगर किरदार मर्यादा है, मर्यादावादी है, तो वो वोट की राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते। इन्होंने जो बनाया है कि जो राम को लाए, ये राम को लाने वाले कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? वो राम हो, खुदा हो, गॉड हो, कोई भी जिसको जो लोग मानते हैं, और ये आस्था होती है कि वो हमें दे रहा है, उसने हमें बनाया, वो हमें खिला रहा है। लेकिन ये तो साहब ईश्वर को लाने वाले हो गए। खैर, जो आस्थावादी, सच में आस्थावादी है, वो इस बात को समझता है। हाँ, जो भाजपाई राम वाले हैं, वो वोट करेंगे, वो एक है, उनका फिक्स वोट है, लेकिन वो बढ़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। ओके, और इस बात को मोदी जानते हैं, इसलिए 24 घंटा नहीं हुआ था, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, दिल्ली पहुंचे भी नहीं थे मोदी जी और ऐलान हो गया था। तो ये जो स्थितियां हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, बड़ी आपने बात कही। आपने एक बात कही कि राम भगवान, राम भगवान रहेंगे, उनकी आस्था रहेगी।
वो ईश्वर हैं, लेकिन बीजेपी का जो वोट की राजनीति है उसमें वो बहुत कारगर नहीं होंगे। मर्यादाएं रखेंगे राम, मोदी भले ही ना रखें। और जो वोट का एक्सपेंशन है, वो वोट का एक्सपेंशन बीजेपी को नहीं हो रहा है। ये आपने बात कही। हिसाम साहब, मैं थोड़ा सा अब एकदम गणित पे आ जाता हूँ, मैं अरिथमेटिक पे ही आ जाता हूँ, जमीन पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप तो पूरा उत्तर प्रदेश 40 साल से घूम रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि कौन सी सीटें और कैसे जीतेगी, मिसाल के तौर पर अगर मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को खड़ा किया है, या कैराना से इकरा लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस की कैंडिडेट, या बदायूं से शिवपाल लड़ रहे हैं, या फिर डिंपल लड़ रही हैं, या कन्नौज से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, ये सीटें कैसे निकलेंगी? ये कैसे सीटें निकलेंगी? क्या होना चाहिए, क्या होता हुआ दिख रहा है? देखो दीपक, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संजीदगी से चुनाव लड़ लिया तो कम से कम 20 सीट समाजवादी और 6 सीट कांग्रेस जीतने वाली है। आपने जिन सीटों का नाम लिया, मुजफ्फरनगर सीट में ही अभी असेंबली का एक बाई इलेक्शन हुआ था, बीजेपी हार चुकी है, उनकी सिटिंग सीट खतौली में। दूसरी बात, इन सारी सीटों मुजफ्फरनगर में जो वोट का नंबर है, अगर मुस्लिम और नॉन बीजेपी जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, तीसरी बात, इस वक्त जो जाटों में बीजेपी से नफरत है किसान आंदोलन की वजह से, उनकी लड़कियों को बेइज्जत करने की वजह से, और सबसे ज्यादा सबसे बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह के साथी रहे किसान सतपाल मलिक जाट हैं, उनके ऊपर जो इंसल्ट की जा रही है, इन चीजों को जो असर है, अगर ये वोट सब मिला करके हरिंदर मलिक ने ठीक ठाक पोलिंग करवा ली 70% से ऊपर, ये सिर्फ ये करें कि पोलिंग की मशीनरी तय करें कि आप पोल करें वोट लोगों का, तो बीजेपी कहीं दूर तक खड़ी नहीं दिखाई देगी आपको। यही हालत कैराना में है। कैराना में भी वोट का गणित यही है, जाट जो बीजेपी से नाराज जाट, मुसलमान और कुछ और दूसरे गुजर भी, इसलिए कि ये जो इनकी फैमिली है मुनव्वर हसन की, मुनव्वर हसन ऐसे गुजर लीडर रहे हैं, उनकी फैमिली रही है जिनके यहाँ हिंदू मुस्लिम गुजर सब इकट्ठे होते हैं। यही हाल बदायूं सीट पे 4.5 लाख मुसलमान, 4.5 लाख यादव है, बाकी भी बहुत सारी जातियां हैं जो बीजेपी इनके साथ हैं। तीसरे, आप भी जानते हो कि शिवपाल इलेक्शन लड़ने का तरीका जानते हैं। मैनपुरी डिंपल कहीं से कमजोर नहीं है। कन्नौज पहले कभी कमजोर मानी जाती थी, जब फिर बीच में था कि अखिलेश लड़ेंगे, अब मुझे खबर लगी कि अखिलेश शायद नहीं लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र को लड़वाएंगे। तो वहां पर एक लीडर है पाल बीजेपी का, उसमें और सिटिंग एमपी में आजकल तलवारें खींची हैं। पाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई गलरिया एमपी नहीं है, इसलिए हमको टिकट मिलना चाहिए। तो वो पंडित जी बड़े नाराज हैं जो एमपी हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। ये हाल उनका वहां पर है। आजमगढ़ की सीट पिछली बार थोड़ी गलतियों की वजह से अखिलेश की, समाजवादी पार्टी की निरहुआ जीत गया था बाई इलेक्शन में, अब वो नहीं होने वाला है। अब लोग वहां समझ चुके हैं, देखिए हिसाम भाई, तो जीत लेंगे। हिसाम भाई, आप तो जो 80 सीटें हैं सब गिनाते चले जाओगे। मुझे लगता है कि अगर आप बोलने लगोगे तो अमित शाह आप ही को सुनने लग जाएगा कि भैया ये चाणक्य के हिसाब। पूरब की अफजाल अंसारी के साथ गाजीपुर के मुसलमान ही नहीं है, जितना कमजोर तबका है वो अफजाल अंसारी के साथ है। हिसाम साहब, मैं समझ गया। घोसी का यही हाल है। तो देखिए, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हारने वाली है, ये चाहे जितना दम लगा ले। जी नहीं, आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि अगर टैक्टिकल वोटिंग होती है, कुछ यादव हैं या जो बीजेपी से नाराज हैं, या फिर जो मायावती का वोट है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, और फिर मुस्लिम एक मुश्त जाता है। भाई अगर 20-21% वोट एक मुश्त जा रहा है तो बहुत डिसाइसिव होगा। इसलिए आपने कहा दीपक, अभी आपने देखा है, कल 48 लाख लड़के पुलिस की भर्ती में बैठे थे, ये कहते बेरोजगारी खत्म कर दी। 42,000 पोस्ट के लिए 48,000 लड़के एग्जाम में बैठे हैं, और आप पर्चा लीक करवा करके एग्जामिनेशन कैंसिल करते हैं। अब योगी साहब कह रहे हैं कि हम 6 महीने बाद करवाएंगे। 6 महीने में इसमें बहुत बड़ी तादाद में तो बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, वो नौकरी के लायक ही नहीं रहेंगे, तो किसको वोट करेंगे? करेंगे बीजेपी को। जी नहीं, आपने सही कहा। रविकांत जी, ये जो हिसाम साहब ने कहा अपने तजुर्बे से कि जहां पर मुस्लिम थोड़ा सा डिसाइसिव है, जहां पर यादव है,
फिर उम्मीदवार का वोट है, फिर बीजेपी से जो कुछ नाराज हैं, जो फ्लोटिंग वोट हम जिसे कहते हैं, 5-10% वोटिंग फ्लोटिंग वोट रहता है। इनका ये कहना है कि ये अगर वोट एक साथ पड़ता है और ये वोट अगर सामने आता है, यानी अगर अखिलेश और कांग्रेस मिलकर ये वोट अपना डलवा ले गए, तो फिर ये 26 सीटें बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 25-26 सीटें फंस रही हैं बीजेपी को, तो ये कितना बड़ा झटका होगा मोदी जी के लिए, और खासकर योगी जी जो कह रहे हैं 80 में से 80। आपको लगता है कि अगर ये 25-26 सीटों का नुकसान हो जाए, आपको इसकी कहीं से भरपाई दिख रही है प्रोफेसर रविकांत? कहाँ से भरपाई करेंगे? कर्नाटक में दहाई का अंक छू ले तो बहुत बड़ी सफलता होगी। बंगाल में चले जाइए, वहां दहाई के नीचे हैं, 1 अंक में स्थिति है। बिहार में भी सेम पोजीशन है और सेम पोजीशन महाराष्ट्र में। अब कोई बड़ा राज्य बचता नहीं है। दिल्ली देखिएगा इस बार 7 में से कितना बीजेपी को मिलती है। हाँ हाँ तो अब जहां सरकार बन गई है, तो आप इन राज्यों से कैसे बना सकते हैं? और उत्तर प्रदेश पे ही सारा फोकस था बीजेपी का। वो जान रहे थे कि हमें यहीं से जो कुछ भरपाई करनी है, लेकिन ये अलायंस होते ही यहां 62 की भी उम्मीद नहीं बची है। हिसाम साहब जो कहने में बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये 26 से और बेहतर हो सकता है जब खड़गे जी, मैं बार-बार कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पहले। अखिलेश यादव और खड़गे जी, राहुल गांधी, ये लोग अगर 40-50 रैलियां कर दें उत्तर प्रदेश में, तो दीपक जी, गुजराती लॉबी का बिस्तरा गोल होना तय है। जी, लास्ट क्वेश्चन बल्कि लास्ट कमेंट, समय हो रहा है। रविकांत जी, लास्ट क्वेश्चन है, क्या मायावती का हाथी आखिरी वक्त पर कोई चमत्कार कर सकता है? घूमता घामता लास्ट मोमेंट पर मायावती को लगे कि भाई अब तो पूरी की पूरी महफिल लुटने वाली है, क्योंकि मायावती को कोई सीट मिलने वाली नहीं है। 2014 में 0 सीटें आई थी, इस बार उनके जितने सांसद हैं वापस भाग रहे हैं सब उनको छोड़कर। एक विधायक है विधानसभा में। मायावती का ये जो आप कह सकते हैं उजड़ता हुआ चमन है, क्या आखिरी वक्त पर आपको उम्मीद है, क्योंकि आप मायावती के लोगों के टच में हैं? लास्ट सेंटेंस। देखिए दीपक जी, ये चमत्कार हो सकता है, मैं इतना ही बार कहूंगा। और बस आचार संहिता लगने दीजिए ना आप। उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा खेल अभी क्या हो रहा है। और चलिए, मायावती हमेशा अपने पत्ते अपने पास रखते हैं। ये नैरेटिव जो बन रहा है, उसमें आप देखिएगा कि हाथी भी वही मस्ती की चाल चलता है, थोड़ा धीरे चलता है ना, तो मस्ती की चाल चलते हुए वो कमल का जो हाल चलिए, करेगा वो आप समझते हैं। नहीं नहीं, आचार संहिता लगने का इंतजार है, और हो सकता है मायावती कुछ सोचें। वैसे भी मायावती की जो हाँ होती उसमें ना होती और ना में हाँ होती, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बहन जी। देखते हैं बहन जी क्या करती है। और बहरहाल, दीपक, इसमें मैं दीपक एक जी बात जोड़ना चाहूंगा। वैसे रविकांत जी होपफुल हैं, अलग बात है। किसी कीमत पर मायावती इंडिया गठबंधन से जुड़ने वाली नहीं है इस चुनाव से पहले। आचार जी संहिता लगे उसके बाद भी, उससे पहले जी, कभी नहीं जुड़ कुछ रही। कह जी रविकांत जी। कल जो उन्होंने ट्वीट किया है पत्र, उसमें बड़ा करारा प्रहार मोदी पर किया है कि जो नौटंकीबाज हैं, नंबर 1। अखिलेश पर भी किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस पर कोई हमला नहीं है दीपक जी। जी और आप जानते हैं कि एक फोन की दूरी है मायावती और सोनिया जी। गांधी के बीच। बहरहाल, डिसाइड तो हमेशा नेता ही करता है कि उसको अपनी दिशा दशा तय करनी है। लेकिन एक चीज आप दोनों लोग ने कही कि ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर मुसलमान एक मुश्त जा रहा है, यादव भी जाएगा एक मुश्त, कुछ जातियां, छोटी जातियां भी जा सकती हैं, अति पिछड़ा निकल सकती है, ओबीसी हो सकता है। अगर इस तरह का एक समीकरण बनता है, तो जैसा हिसाम साहब कह रहे हैं कि 26 सीटें बता रहे हैं, 20 सीट समाजवादी पार्टी, 6 सीट कांग्रेस। अगर ये 26 सीट, या यूं मान लीजिए 25 या 20 सीट का भी नुकसान अगर बीजेपी को होता है, तो इस टाइट पोजीशन में उत्तर प्रदेश के बाहर ये सीट कहीं एडजस्ट होते दिख नहीं रही। उत्तर प्रदेश में जो कमी है उसकी भरपाई कहीं से होती हुई नहीं दिख रही। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अमित शाह और
मोदी के लिए रहेगा और इसीलिए इस अलायंस को बनने नहीं देना चाह रहे थे। एक प्रेशर था राम गोपाल के जरिए अखिलेश पर कि अलायंस किसी तरह ना बने। हालांकि आखिरी मोमेंट पे अलायंस बनी है और देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हिसाम साहब आप आए, बेधड़क बोलते हैं कैमरे से पर, तो ये तो मैं आपकी दाद देता हूं कि अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।